वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है वो अपने लास्ट वीडियोस की तरफ आ गई है और इसमें हमने प्रयास किया है कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हों उनको कवर किया जाए जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और साथ में यूपीपीएससी और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक से संबंधित उनको भी इस सीरीज़ में कवर करने की कोशिश की गई है। हमारी ये जो सीरीज़ रही है बाइलिंगुअल रही है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के हों तो इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको ज्वाइन करके आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और एचसीएस, यूकेपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको ज्वाइन करके आप लाभ ले सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित कोई भी अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए आज हम देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बची रह गई थी, उन्हीं को मैं ये लास्ट के 2 वीडियोस में कवर करूँगी। थोड़ा रटने वाली चीज़ें देखेंगे, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे पूछे जा सकते हैं सवाल, लेकिन यहाँ पर मैंने उन्हीं को रखा है जिनसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनको तो आप रट ही लीजिए, बाकी जो आपके पास हो, जो सोर्सेज हैं आप पढ़ रहे हैं तो उनसे भी आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट्स पूछे जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंस्टीट्यूट्स हमने कवर किए हैं, अदरवाइज तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इनको लर्न कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो जो कृषि वानिकी पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है वो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या। नैरोबी कैपिटल है केन्या की। जनरली हम देखते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं या उनके हेडक्वार्टर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो चीज़ थोड़ी डिफरेंट जगह में है वो हमें 100% पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ है? नैरोबी में। और सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? झांसी में। तो हमारे देश में जो एक एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो झांसी में है और जो इंटरनेशनल सेंटर है वो कहाँ पर है? नैरोबी में। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, भारत में झांसी में है और इंटरनेशनली ये नैरोबी में है। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती रहती है उसमें अगर आपने देखा हो तो मध्य प्रदेश टॉप स्टेट्स में ही रहता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हो तो वहीं पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा, और इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, उसके बाद टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। टाटा रिसर्च एनर्जी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दिल्ली में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोरहट आसाम में है। तो रेन फॉरेस्ट, रेन जो है ये जोर से आती है, तो रेन फॉरेस्ट वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोरहट में है। और जोरहट कहाँ पर है? असम में। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि असम में है या फिर अगर ऑप्शन में जोरहट हो तो वो आपको टिक करना होगा। उसके बाद इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा झांसी में पड़ता है। झांसी में 2 चीज़ें हो गई हैं। पहले क्या हो गया था? पहले हो गया है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री, एक एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में हो गया है, और दूसरा क्या हो गया है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च। एग्रो फॉरेस्ट्री भी है और ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, दोनों चीज़ें झांसी में है। उसके बाद आता है अगला, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, नीरी। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो नीरी है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नागपुर में है और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा कि लोकेटेड कहाँ है? नीरी, नागपुर में है। नीरी से याद रखिए। और फुल फॉर्म क्या है नीरी का? नीरी ऐसे लिखा जाएगा, NEERI। नीरी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
तो नीरी नागपुर में है, 1958 में स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। एक हो गया अब हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। और कौन सा मैंने अभी आपको बताया, एक रेन फॉरेस्ट जो है वो रेन फॉरेस्ट जोरहट आसाम में हो गया और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में हो गया। ऐसे कंपैरेटिवली अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको याद रहेगा। और एक चीज हमने जो और देखी भोपाल में, वो क्या था? वो था हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भोपाल में हो रहा है, लेकिन जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है? हमारा देहरादून में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड जोन यानी कि शुष्क क्षेत्र जो है, अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर होगा? राजस्थान वाले क्षेत्र में ही होगा। ऐसा शुष्क क्षेत्र का इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, और जोधपुर में कजरी नामक जगह में है। तो कजरी जोधपुर याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है मैचिंग में कि कजरी अगर लिख दिया हो तो कजरी जोधपुर में सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट पड़ता है। आगे देखते हैं। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये है हमारा न्यू दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में हो गया। फिर आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये पड़ता है हमारा नागालैंड में। बागवानी से संबंधित संस्थान एकदम नॉर्थ ईस्ट में जाकर पड़ेगा, एकदम कोने में। वो कहाँ है? नागालैंड। उसके बाद हम देखते हैं मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में पड़ेगा। आगे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी न्यू दिल्ली में पड़ेगा। और फिर देखते हैं, देखिए तो दिल्ली में क्या क्या चीजें हैं, एक बार हम सारी रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली में एक हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, दूसरा हो गया मलेरिया रिसर्च, तीसरा हो गया एग्रीकल्चरल रिसर्च, और अभी हमने ऊपर देखा था कौन सा इंस्टीट्यूट था? टाटा एनर्जी रिसर्च। एक हमने अभी ऊपर देखा था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, एक मलेरिया के लिए है, एक एग्रीकल्चर के लिए है, और चौथा टाटा एनर्जी। ये चारों चीजें अभी हमारी दिल्ली में हो चुकी हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है? सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सोइल सैलिनिटी रिसर्च हमारा करनाल हरियाणा में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? करनाल हरियाणा। तो यहाँ पर आपको अब एक चीज याद करनी है कि एक तो सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, एक और क्या चीज थी? एक था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सोइल सैलिनिटी, एक डेयरी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक सोइल सैलिनिटी, दो ये है हमारे करनाल हरियाणा में। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर में। अभी हमने क्या देखा था? नीरी जो था वो हमारा पड़ता है नागपुर में। इसके बाद अब दूसरी कौन सी चीज आ गई है नागपुर में? कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का फुल फॉर्म क्या था? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नीरी का फुल फॉर्म था नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये दोनों चीजें कैसे, अब हम एक ट्रिक बना लेते हैं। आप अगर 2-4 बार बोलेंगे नीरी कॉटन नागपुर, नीरी कॉटन, नीरी से तो फुल फॉर्म आपको याद रहेगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी कॉटन कहाँ पर है? नागपुर में। तो दो रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे नागपुर के लर्न हो जाएंगे हमको नीरी कॉटन से। फिर हम देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? देहरादून में। इससे पहले हमने देहरादून में क्या चीज पढ़ी है? इससे पहले हमने देखा देहरादून में पड़ता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हमारी देहरादून में हो गई। आगे देखते हैं लखनऊ में पड़ता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो लखनऊ कैपिटल है, तो कैपिटल में सबसे ज्यादा डील किया जाता है कि जो भी टॉक्सिक चीजें हैं और जैसे ड्रग जैसी जो टॉक्सिक चीजें हैं, दोनों के लिए केंद्र हमने कहाँ बना दिया है? यूपी के कैपिटल में। इस तरीके से आप पॉइंट कर इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल डील करेगा जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, और सबसे टॉक्सिक क्या है? ड्रग। तो ये दोनों हमारे पढ़ते हैं, एक टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च और सेंट्रल ड्रग रिसर्च, ये दोनों ही लखनऊ में हो गए। इसके साथ ही ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है
कि एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये है हमारा कानपुर में। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो तीन चीजें लखनऊ की कैपिटल जो है हमारी वहां पर है। सबसे पहले जो टॉक्सिक चीजें हैं, अब टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित तो आपको थोड़ा टॉक्सिक अगर वर्ड याद रहेगा तो शायद आप उसको टिक कर सके। एक टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक में सबसे ज्यादा क्या, ड्रग, उसके बाद शुगर केन। टॉक्सिक चीजें, ड्रग और शुगर केन, ये तीनों से संबंधित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ये कहाँ पर है, हमारे लखनऊ में। और उसके बाद लखनऊ का ही पड़ोसी क्या है, कानपुर। तो जब यहाँ पर शुगर केन हो गया तो उसके बाद शुगर केन यहाँ पर पैदा हो गया, तो उसके जो जस्ट पड़ोस में है उसने अपने यहाँ शुगर इंस्टीट्यूट खोल लिया। तो ये हमारा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में हो गया। फिर हम देखते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आलू अनुसंधान संस्थान, आलू से संबंधित शिमला में है। देखिए आलू हो गया और एक शिमला मिर्च की सब्जी होती है, तो दोनों जो सब्जियां हैं उनसे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, आलू की सब्जी और ये शिमला मिर्च की सब्जी। ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी सिटी होगी जिसका सब्जी के नाम से आता हो। ठीक है, तो शिमला मिर्च की सब्जी और आलू की, तो दोनों का संबंध हो गया, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, तो ये हमारा पड़ता है मेरठ में। कैटल पर रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ में पड़ता है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है अभी। फिर हम देखते हैं इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पड़ता है इज्जत नगर बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, इज्जत नगर बरेली में। तो पशु की चिकित्सा की जहां पर बात हो रही है तो वो काफी इज्जत की बात है, अदरवाइज लोग पशुओं की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं पशु चिकित्सा इज्जत नगर में हो रही है, और इज्जत नगर कहाँ पर पड़ता है, बरेली में। राइट, फिर और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये हमारे स्पेस रिसर्च से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क और इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर, ये दोनों पढ़ते हैं ब्यालालू में, यानी कि ये बैंगलोर के पास एक गांव है वहां पर पढ़ते हैं। तो बैंगलोर कर्नाटका में दो चीजें पढ़ती हैं, ये ब्यालालू ही याद रखिएगा, कहीं इसी को ऑप्शन में ना पूछ लिया जाए। एक इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है और दूसरा क्या है, स्पेस साइंस डेटा सेंटर। तो इनको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क और स्पेस साइंस डेटा सेंटर दोनों ब्यालालू में है। फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये बहुत बार सुना होगा आपने, श्रीहरिकोटा द्वीप में पड़ता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और एक मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, ये हासन कर्नाटका में पड़ेगी। कहाँ पर, हासन में, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटका में। फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, अहमदाबाद में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड कंपाउंड साइंस, ये पड़ता है हमारा बेंगलुरु में। नेचुरोपैथी से और कंपाउंड साइंस से संबंधित इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बैंगलोर में हो गया। फिर देख लेते हैं नीचे एक बार, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये है कराईकुडी तमिलनाडु में। जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये तमिलनाडु में हो गया। सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित सेंटर हैदराबाद में है। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में है। तो सॉल्ट से संबंधित गांधी जी का डानी बार्ज भी था और वो गुजरात में ही था, तो इसीलिए आप याद रख सकते हैं ये गुजरात में पड़ेगा। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस वाला कहाँ पर है, भोपाल में पड़ता है। और ये जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड है ये हैदराबाद में। तो इसको अब हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, देखिए हैदराबाद में दो जो चीजें हैं वो थोड़ा मनुष्यों से संबंधित है। देखिए पहला क्या हो गया, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, ये हैदराबाद में। दूसरा क्या है, मेंटली हैंडीकैप्ड का जो इंस्टीट्यूट है ये हमारा हैदराबाद में। तो ये दोनों चीजें हैदराबाद में हो गई, एक मेंटली हैंडीकैप्ड का इंस्टीट्यूट, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ये दो हैदराबाद में हो गई। और भोपाल में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस। इसके अलावा हमने भोपाल में एक चीज और क्या देखी है, हमने भोपाल में देखा है एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखा है। तो एक ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है भोपाल और एक हाई सिक्योरिटी रखे हुए है एनिमल डिजीजेस से संबंधित एक नेशनल इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। दो चीजें ये
हमारी भोपाल की हमें याद रखनी है। फिर देखते हैं, आगे देख लेते हैं एक बार। हम एक बार इसका क्विक रिवीजन करेंगे, परेशान मत होइएगा, आपको प्रयास करूंगी कि साथ में ही लर्न हो जाए। फिर हम देखते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अभी हम सारी न्यू दिल्ली की चीजें एक बार फिर से देखेंगे। उसके बाद कानपुर में क्या पड़ता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। कानपुर में दो चीजें हमने देखी, एक क्या हो गया? एक हो गया नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, एक शुगर का हो गया है और एक पल्सेस का हो गया है। शुगर और पल्सेस दोनों हमारी कानपुर में है, लेकिन शुगर केन वाला कहाँ पर है? वो लखनऊ में है। आगे देखते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? मथुरा में। ठीक है, तो ये गौ अनुसंधान संस्थान पूरा हमारा मथुरा में हो गया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च झांसी में। और आगे दिया हुआ है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में गुड़गांव में। तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कई बार पूछा गया है कब स्थापित, कौन से ईयर में स्थापित किया गया था? तो 1984 में हुआ था, गुड़गांव में स्थापित हुआ था। और एक हॉर्टिकल्चर से संबंधित अभी हमने एक इंस्टीट्यूट डिस्कस किया था, क्या मैंने बताया था कि वो एकदम ईस्ट में है, नागालैंड में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और देख लेते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम ऊपर जाएंगे एक बार। ये इंडिया का पहला जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी था वो कहाँ पर आया? जामनगर में। पहला जो सेंटर खोला गया था मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए वो जामनगर में खोला गया। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है ये चेन्नई में स्टैब्लिश की गई थी 2003 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई 2003 में। उसके बाद नेशनल ब्यूरो फॉर ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये हमने देख लिया है, न्यू दिल्ली में। कुछ कुछ बीच बीच में रिपीटेड है तो उसको प्लीज आप देख लीजिएगा। फर्स्ट बायोटेक पार्क यूपी में कहाँ खोला गया है? लखनऊ में खोला गया है, लखनऊ में खोला गया था। इसके बाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्पेस साइंस से संबंधित है वो क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये थिरुवनंतपुरम में। कई बार केवल VSSC करके ऐसे कर पूछ लिया गया है मैचिंग में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे VSSC लिख दिया है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो कि थिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद ये हेडक्वार्टर्स हैं, इनको देखने से पहले थोड़ा सा हम फिर से अपना क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम टॉप पर आ गए हैं दोबारा, जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको साथ में एकदम अच्छे से लर्न हो जाए। एक इंटरनेशनल सेंटर है रिसर्च का एग्रो फॉरेस्ट्री पर, कहाँ पर है? नायरोबी में। और भारत में कहाँ पर है एग्रो फॉरेस्ट्री का रिसर्च? झांसी में। एक एग्रो फॉरेस्ट्री का रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी में, दूसरा कौन सा है? इंडियन ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च। एग्रो फॉरेस्ट्री और ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च दो हमारे झांसी में पड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भोपाल में। भोपाल में भी हमने दो चीजें डिस्कस करी हैं, कौन कौन सी हैं भोपाल में? दो चीजें। पहला हो गया हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक हम फॉरेस्ट मैनेज कर रहे हैं, और दूसरा हमारा क्या था? हाई सिक्योरिटी से संबंधित था। वो क्या था हाई सिक्योरिटी से संबंधित? उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस। एक हम फॉरेस्ट मैनेज कर रहे हैं, एक हम हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस से संबंधित चीज को देख रहे हैं। फिर ये दिल्ली का अभी हम नीचे देखते हैं। फिर रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये रेन जोर से आई है जोरहट में, ठीक है, तो ये असम में पड़ता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। नीरी नागपुर, मैंने आपको बताया आप क्या लर्न करेंगे, नीरी कॉटन दोनों चीजें नागपुर। और ये वाला जो नीरी है ये 1958 में स्टैब्लिश हुआ, तो दो इंस्टीट्यूट्स हमारे नागपुर में हो गए, नीरी कॉटन नागपुर। उसके बाद हमने देखा अभी लखनऊ में बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित टॉक्सिक चीजें आई, और टॉक्सिक में सबसे बड़ी कौन सी चीज टॉक्सिक होती है? ड्रग। और ड्रग के बाद एक हमने डिस्कस किया शुगर केन। ये तीन इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं हमारे लखनऊ में। और उसके साथ ही पहला बायोटेक पार्क जो है वो भी लखनऊ में ही खोला गया था। तो तीनों चीजों के एक बार नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा जो ये टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ये लखनऊ में हो गया। दूसरा हो गया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरा हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इसके साथ साथ क्या क्या है, अब टॉक्सिक और ड्रग वाली चीजें दे रहे हैं तो मेडिसिनल चीजें भी देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का
जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो भी हमारा लखनऊ में ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद देख लेते हैं, 4 चीजें हमने ये लखनऊ में देख ली हैं मोटी मोटी। उसके बाद देहरादून में हमने क्या देखा, एक हो गया हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा हमने देहरादून में क्या देखा है, दूसरा हमने देखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। 2 चीजें हमने देहरादून में देखी, एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा रिमोट सेंसिंग। फिर आगे बढ़ते हैं, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जहां पर एरिड जोन होगा राजस्थान में, और राजस्थान में कजरी जोधपुर में, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। न्यू दिल्ली में हमने क्या क्या देखा, न्यू दिल्ली में सबसे पहले हमने देखा एक टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट आया, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो एक टाटा का हो गया। उसके बाद एक हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, फिर क्या हुआ मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके बाद हमने क्या देखा न्यू दिल्ली में, एक हमने देखा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो कितनी चीजें हो गई, एक टाटा का रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लिया, एक मलेरिया का देख लिया, एक एग्रीकल्चरल रिसर्च देख लिया, और हमने जो 5वीं चीज देखी वो क्या देखी, वो देखी हमने प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का ब्यूरो, और इसके साथ हमने एक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाला चौथा देख लिया। तो ये 4 प्लस प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का ब्यूरो भी न्यू दिल्ली में है। फिर हम देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर है, ये है हमारा नागालैंड में। और हॉर्टिकल्चर से संबंधित हमने अभी एक क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि एक इसके लिए 1984 में 1984 में एक बोर्ड बना था, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो कि गुड़गांव में एस्टैब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, और यहाँ पर ही हमने NDRI देख लिया। ये हो गया हमारा रिमोट सेंसिंग हो गया, ये सारे हो गए। फिर हम देखते हैं शुगर केन हो गया लखनऊ में, और उसके पड़ोस में शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ हो गया, कानपुर में, और इसके साथ ही एक पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कानपुर में है। शुगर और पल्स से संबंधित 2 इंस्टीट्यूट्स कानपुर में हो गए। और आलू और शिमला मिर्च से आप याद रखेंगे, आलू इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला में। कैटल पर एक है मेरठ में इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम देख चुके हैं, भोपाल में है। और पशु चिकित्सा, ये बहुत इज्जत दे रहे हैं पशु को, पशु की चिकित्सा का ध्यान रख रहे हैं, तो ये कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क और इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर दोनों बेलालू कर्नाटका में है, रख लीजिए थोड़ा सा। स्पेस ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन, एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में है, और नेचुरोपैथी और कंपाउंड साइंस के सेंटर हमारे बेंगलुरु में है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च से संबंधित कहाँ पर हो रहा है, तमिलनाडु में। इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च तमिलनाडु में चल रही है। और हैदराबाद में 2 चीजें हैं, एक सेल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एक मेंटली हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट। और उसके बाद सॉल्ट से संबंधित गुजरात में है, डांडी मार्च से याद रखिएगा, थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। भोपाल का हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर हम न्यू दिल्ली भी देख चुके हैं, पल्सेस भी देख चुके हैं सेंटर। मथुरा में है उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। तो गौ अनुसंधान संस्थान और पशु चिकित्सा ये दोनों मथुरा में है, ये भी हम देख चुके हैं। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है, 84 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव में स्थापित किया गया था। और जामनगर में पहला मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर खोला गया था, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में 2003 में स्थापित की गई थी। और पहला बायोटेक पार्क भी लखनऊ में बना था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुवनंतपुरम। अब हम हेडक्वार्टर्स देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हमको लर्न करने होंगे, लेकिन जो मैंने देखा है सबसे ज़्यादा रेपिटेटिव रहे हैं
केवल उन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड किया है, अदरवाइज लिस्ट बहुत लंबी है और आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? जेनेवा में। यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका नायरोबी में है सेंटर। और नायरोबी में हमने एक चीज अभी कौन सी डिस्कस की थी? कौन सा इंस्टीट्यूट है? एग्रो फॉरेस्ट्री, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री भी नायरोबी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टरडैम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का कहाँ पर है? एम्स्टरडैम में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है। फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च नहीं, FAO, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर का कहाँ है? रोम में। FAO का रोम में हेडक्वार्टर है। और फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC में है। ये कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन DC। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा मनीला फिलीपाइंस में है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर अबादान नाइजीरिया में है। देखिए एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो हमारा मनीला फिलीपाइंस हो गया, रख लीजिए इसको, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपाइंस में है। लेकिन एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये पड़ता है हैदराबाद में। हैदराबाद में हमने अभी दो चीजें देखी थी, एक मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर बायोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट और दूसरा क्या देखा था? मेंटली हैंडीकैप्ड वाला नेशनल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च भी हैदराबाद में है। और जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये मनीला फिलीपाइंस में है। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर्स जो हैं ये कम ही हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, 4-5 ही मैंने दिए हैं, इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। और आगे देखते हैं। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं वो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। सबसे पहली बात, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है जायंट पांडा। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्टैब्लिश हुआ, ग्लैंड में इसका, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और जायंट पांडा जो है इसका सिंबल है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है PCS में कि कौन सी सिटी किस चीज के लिए फेमस है, तो ये भी काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो बहुत ज्यादा बार रिपीटेटिव है, रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिया है, अदरवाइज बहुत लंबी लिस्ट है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। पिट्सबर्ग आयरन और स्टील के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग क्या हुआ? पीटना, तो पीटते किसको पीट सकते हैं? आयरन को। आयरन को पीट पीट कर हम सीधा करते हैं, तो इस तरह से आप लर्न कर लीजिएगा। पिट्सबर्ग आयरन और स्टील के लिए हो गया। और लेनिनग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग ये एक ही जगह है, पहले लेनिनग्राद कहा जाता था, फिर सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाने लगा, रशिया का स्थान है ये किस लिए जाना जाता है? शिप बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर शिप बिल्डिंग के लिए, जहाज निर्माण के लिए ये क्षेत्र फेमस है। हवाना जो कि क्यूबा की कैपिटल है, ये सिगार के लिए फेमस है, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं, सिगार से क्या निकलती है? हवा, तो सिगार हवाना। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा गया है सिगार और क्यूबा लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हवा से लर्न कर लीजिए और फिर हवाना कैपिटल किसकी है? क्यूबा की, तो याद रहेगा आपको। उसके बाद मैनचेस्टर और ओसाका, ये दोनों ही जगहें फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, तो मैन और ओसाका, मैनचेस्टर और ओसाका दोनों किसके लिए फेमस है? कॉटन के लिए। और डेट्रॉइट फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल गाड़ियां हो गई, मोटर व्हीकल्स हो गया, जो भी गाड़ियां चलाता है वो एक तरह से पूरा अपना जीवन डिस्ट्रॉय कर देता है, गाड़ियों के चक्कर में ही लगा रहता है। ठीक है, तो वो डेट्रॉइट से ऑटोमोबाइल हो गया। देखिए थोड़ी वियर्ड चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ट्रिक से याद रखते हैं तो याद रहता है, इसीलिए मैं आपके हेल्प करने का प्रयास कर रही हूँ, अदरवाइज आप अपनी ट्रिक से भी इसको लर्न कर सकते हैं। तो पीट पीट कर आयरन, स्टील, लेनिनग्राड और सेंट पीटर्सबर्ग, शिप बिल्डिंग हवाना हवा, सिगार, मैनचेस्टर ओसाका कॉटन टेक्सटाइल, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल। उसके बाद दर्रों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने ले लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। तो लद्दाख में जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो कौन सा है? चांगला और जोजिला। जो ये जोजिला दर्रा है ये लेह का रास्ता इसके थ्रू होकर जाता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद खारदुंगला, खारदुंगा लिखा है, ये खारदुंगला होगा। ठीक है, तो चांगला, जोजिला और खारदुंगला ये पास है लद्दाख के। जम्मू कश्मीर में एक बुर्ज हिल पास है
और इसके साथ ही एक बनिहाल पास भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिपकिला, बारालाचा और देवसा। रोहतांग, शिपकिला, बारालाचा और देवसा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में लिपुलेख, लिपुलेख कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने एक बार डिस्कस भी किया है इसको, भारत और नेपाल के बीच में, और वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थान में है। तो लिपुलेख आपको याद रहेगा। लिपुलेख, माना और नीति, माना और नीति ये दोनों भी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि लिपुलेख से संबंधित जो विवाद था, अगर आपको पता है, तो वो भारत ने नहीं माना क्योंकि भारत की नीतियों के खिलाफ था, नहीं माना क्योंकि नीतियों के खिलाफ था। तो ये दोनों इसी के सेम स्टेट में है, माना और नीति। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, सेला और दीफू, दीफू, बोमडीला और सेला ये तीनों कहां पर पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। आगे देखते हैं, सिक्किम में दो पासेस हैं, दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, एक हो गया नाथुला और एक हो गया जेलेपला। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में हो गए। महाराष्ट्र में भोर घाट और थाल घाट हो गया, भोर और थाल। अब भोर हो गई है, शाम हो गई है, तो अब खाना दे दो, थाली दे दो, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद मणिपुर में तुजू, मणिपुर, तुजू। केरला में पड़ता है एक पाल घाट। तो इनको एक बार फिर से देख लेते हैं, दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से कहां पर हैं? लद्दाख में चांगला, जोजिला और खारदुंगला, तीन पड़ते हैं, चांगला, जोजिला और खारदुंगला। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक बुर्जिल पास है और एक जो यहाँ पर नहीं लिखा है बनिहाल, दो बी से बुर्जिल और बनिहाल दोनों जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, शिपकिला, शिपकिला, बारालाचा और देवसा, ये चार दर्रे हो गए हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के लर्न हो गए होंगे आपको। लिपुलेख, ये कंट्रोवर्सी थी, इससे संबंधित, नहीं माना और नीति के खिलाफ था, तो माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में हो गया। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, सेला और दीफू, बोमडीला, सेला और दीफू अरुणाचल प्रदेश में हो गए। सिक्किम में पड़ता है नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला सिक्किम के हो गए। महाराष्ट्र में भोर हो गई है, थाली दे दो, ठीक है, तो महाराष्ट्र के हो गए। नीचे एकदम हमारा साउथ इंडिया में आ गए एकदम से हम, और एंड में केरला का पाल घाट और फिर मणिपुर का तुजू, ठीक है। तो आई होप आपको लर्न हो गए होंगे ये साथ में ही। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, दो ही तीन क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और इसमें भी जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनके क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूं मैं, क्योंकि ये एकदम फैक्ट्स है, बिल्कुल फैक्चुअल बातें हैं, तो उनके क्वेश्चंस को मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किया है। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम एक दो टॉपिक ही देखेंगे आज। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है इन मूवमेंट से संबंधित जो एनवायरमेंट की हैं। कहा गया है इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट। मतलब ये जो स्लोगन है पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किस मूवमेंट का स्लोगन है? एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, या फिर चिपको मूवमेंट, या फिर चिपको आंदोलन। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चिपको आंदोलन, यानी कि चिपको मूवमेंट का स्लोगन था। तो हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लें, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो चिपको आंदोलन है ये 1973 में हुआ था, शायद आप लोगों को याद भी हो, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है इसको। ये कहाँ पर हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है गढ़वाल डिवीजन की, उत्तराखंड की, वहां पर हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? तो इसमें प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने क्या किया था? चिपको मतलब क्या होता है? किसी के हग करना। तो ये लोग ट्रीज को इन्होंने हग कर लिया था और उनको जो काटने आए थे लोग उनको काटने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये मेनली ये आंदोलन था। और इसको ट्रीज को काटा क्यों जा रहा था, पेड़ों को काटा क्यों जा रहा था? इसको कहा जा रहा था कि जो वहाँ की ट्राइब्स थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से अगर ये काटा जाएगा तो ये एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हिमालयन फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन से ये चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था उत्तराखंड में 1973 में। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे? इसके इम्पोर्टेंट लीडर्स में आ जाएंगे चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबंधित थे। अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा है हमारा एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो एपिको मूवमेंट था ये 1983 में हुआ था। एग्जैक्टली इसके 10 साल बाद एपिको मूवमेंट हुआ था। कर्नाटका में हुआ था ये वाला उत्तराखंड में 1973 में हुआ था, और ये हुआ कर्नाटका में 1983 में, ठीक है। और इसका भी क्या था कि ट्रीज को जो काटा जा रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी वहां के लोगों ने।
और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े इसके एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये तो नाम से समझ में आ रहा है, जो नर्मदा रिवर है उसी के संबंध में ये आया था, ठीक है। और नर्मदा पर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन हो रहा था डैम्स का, उसी के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर थी वो थी मेधा पाटकर। मेधा पाटकर का नाम किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर हुआ? नर्मदा रिवर जहां जहां पर फ्लो करती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में 1985 में ये मूवमेंट हुआ। तो ये तीनों हमने देख लिया है। अगर इससे कुछ प्रश्न बनेगा तो थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया है, हमारा आंसर सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख लिया, ये इससे संबंधित था। अब क्वेश्चन आया है, एक और पूछा गया है कि चिपको मूवमेंट जो है वो संबंधित किससे है? प्लांट कंजर्वेशन से, टाइगर प्रोजेक्ट से, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन से, या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन से? तो आपको पता है प्लांट के कंजर्वेशन से संबंधित है, क्योंकि लोग किससे चिपक गए थे? प्लांट से ही वो चिपक गए थे। तो ये जो तीन थी हमारी, इसको हमने देख लिया। इसके साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट होगा और उसमें भी मैं प्रयास करूंगी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक बार कवर कर लिया जाए। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।